सभी, आई होप सब बहुत बढ़िया है और सबकी पढ़ाई मस्त चल रही है। आई एम सृष्टि, योर एसएसटी मेंटर, और इट्स वन शॉट की सीरीज में आज हमें करना है द राइज ऑफ एम्पायर्स। तो फटाफट से राइज ऑफ एम्पायर को समझ लेते हैं। थोड़ा आपको बहुत लेंदी चैप्टर लग रहा था या एनसीईआरटी देख के आपको लग रहा था काफी सारे नाम हैं, काफी सारे ईयर्स हैं, कैसे याद करेंगे? तो Why to fear when your सृष्टि मैम इज हियर। तो राइज ऑफ एम्पायर्स को वन शॉट में उड़ाने आ गई हूं मैं। शुरू करते हैं बेटा द वर्ड एम्पायर के मतलब से कि भाई ये जो एम्पायर है इस शब्द का मतलब क्या होता है। इट मीन सुप्रीम पावर, है ना। बहुत बड़ा आपने सुने होंगे राजा, अधिराजा, है ना, सम्राट, सम्राटों के एम्परर्स होते हैं, है ना, बहुत बहुत बड़े बड़े राजपाट होते हैं। तो एम्पायर का मतलब क्या होता है बेटा? इट केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इम्पेरियम। इम्पेरियम एक लैटिन वर्ड है, वहां से ये शब्द आया है। इसका मतलब होता है सुप्रीम पावर, है ना, बहुत ज्यादा पावर इनके हाथ में होती है। सिंपली पुट एन एम्पायर इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलर किंगडम्स, है ना, छोटे 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 किंगडम्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है एक एम्पायर। होता क्या है बेटा कि कोई एक स्मॉलर किंगडम है, उसका एक राजा है, वो राजा चाहता है कि मैं एक एम्पायर बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, एक एम्पायर बनाऊंगा बड़ा सा। तो वो आस पास के छोटे 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 राज्यों पर अटैक करता है, अटैक करके सबको जीतता जाता है और वो बन जाता है एम्परर, और उसके नीचे हो जाते हैं काफी सारे स्मॉलर स्मॉलर किंगडम्स। तो व्हाट इज एन एम्पायर? इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलर किंगडम्स। ठीक है, द स्मॉलर टेरिटरीज स्टिल हैव देयर ओन रूलर्स बट दे आर ऑल ट्रिब्यूटरी टू द एम्परर हु रूल्ड द होल टेरिटरी फ्रॉम अ कैपिटल हुज यूजुअली अ मेजर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। नाउ दिस जो छोटे छोटे जो राजा है ना, उनके पास अभी भी थोड़ा बहुत पावर है, बट दे ऑल आर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि वो जो एम्परर है उनके अंडर में होते हैं। अगर तुम यहां देखोगे ही इज द एम्परर, ये एम्परर है, और ये जो छोटे छोटे जो नीचे राजा हैं इन्हें क्या कहते हैं बेटा? दिस आर नोन एज द ट्रिब्यूटरीज टू द एम्परर। ट्रिब्यूटरीज ये इन राजा के अंडर में आते हैं। नाउ एंशिएंट संस्कृत में बच्चा मेरे जो एम्परर हैं उन्हें नए नए नाम से जानते थे, है ना। सम्राज, राज, अधिराज, है ना, तीनों लोक के राजा, राजाओं के राजा, ऐसे नाम से हम किसे जानते थे बेटा? एम्परर्स को जानते थे। सम्राज द लॉर्ड ऑफ ऑल, अधिराज ओवरलॉर्ड, राजधिराज राजाओं के राजा, किंग्स ऑफ किंग्स भी इन्हें कहा जाता था। बात करें एम्पायर के फीचर्स क्या क्या होंगे, है ना भाई, एम्पायर तो हो गया, आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर कंट्रोल कर लिया है। अब इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं बेटा? सबसे पहला फीचर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्हें मेंटेन करना होता है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बढ़िया सा फोर्ट हो, है ना, बढ़िया किला हो, आराम से एक क्राउन पहन के बीच में बैठे हैं, आइट साइड में इनके मंत्री वगैरह हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं, रोड्स अच्छी है, ट्रेड बढ़िया हो रहा है ना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके एम्पायर में होता है। कल्चरल प्रमोशन करते हैं, है ना, एंकरेज आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन। अगर एक एम्पायर को बहुत ज्यादा फैलना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? कल्चरली भी आगे बढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन प्रमोट करना पड़ेगा, है ना, लोगों की पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, है ना भाई, अगर किसी एम्पायर के पास बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारा पानी है, बहुत सारी नदियां हैं, उनका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। मिलिट्री स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, आसपास के अगर किसी ने अभी अटैक कर दिया तो कैसे अपने आप को बचाएंगे? मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होना चाहिए। कुछ हो गई लड़ाई, अगर भाई एम्पायर में कोई लड़ाई हो गई तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन भाई लोग बहुत बढ़िया होना चाहिए। लीगल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल, है ना, लॉस क्या बन रहे हैं, रेगुलेट करना। पैसा कितना आना चाहिए, फार्मर से कितना भाई टैक्स वसूलना है, कितना हमें खजाना भरना है, सब कुछ क्या होते हैं बेटा? एक एम्पायर के फीचर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल प्रमोशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, मिलिट्री स्ट्रेंथ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। ठीक है, अब किस किस को, इतना सब देखकर किस किस को एम्परर बनना है ना, सबका यह है कि मेरे को बना दो भाई, मैं एक्सपर्ट हूं, इसको कुछ नहीं आता, है ना। सब आगे हो जाएंगे कि नहीं मैम मुझे एम्परर बनना है, मुझे एम्परर बनना है। इतने फीचर मिल रहे हैं, बढ़िया एक बड़ा सा फोर्ट मिल रहा है, मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आ नहीं रही है, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, सबको एम्परर बनना है ना, सबको एम्परर बनना है। लेकिन क्या एम्परर बनना इतना आसान है भाई लोग? कैसे एक एम्परर या कैसे एक एम्पायर बनता है, कैसे, अगर तुम्हें एम्परर बनना है तो क्या क्या ध्यान में रखनी होगी, देखना इधर। सबसे पहले तुम्हें चाहिए कि ट्रेंड आर्मी, तुम बढ़िया सी एक आर्मी बनाओ अपनी, है ना, एक ट्रेंड आर्मी बनाई तुमने, ट्रेंड आर्मी चाहिए तुम्हें जो आस पास के छोटे छोटे किंगडम्स है उनको कॉन्कर कर सके, उनको हरा सके।
है ना, और अपना अपना एम्पायर प्रोटेक्ट कर सके, अपना एम्पायर प्रोटेक्ट कर सके और पास वाले एम्पायर को पास वाले जो किंगडम है उनको हड़प सके। एक फोर्ट चाहिएगा, एक दुर्ग चाहिएगा। फोर्टिफाइड सेटलमेंट वुड बी बिल्ट इन प्लेसेस सच एज द एम्पायर्स बॉर्डर, है ना भाई, जहां राजा जी बैठते हैं, जहां तुम्हारी गद्दी होगी, जहां तुम बैठोगे, उसके आसपास में बड़ा सा किला चाहिएगा भाई, राजाओं वाला किला चाहिएगा। और क्या चाहिए तुम्हें? To expand into a empire, a kingdom might first wage war against the neighboring territories so as to conquer them। और तुम में होना चाहिए गुदा, है ना, साहस होना चाहिए, तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि तुम्हें एम्पायर बनना है, एम्परर बनना है, तो तुम आस पास के किंगडम्स पर वॉर लड़ सको, वॉर वेज कर सको और उन्हें जीत सको। रूलर्स एंडिवर्ड टू कंट्रोल रिवर्स एंड ट्रेड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना कि जितने भी रूलर्स होते हैं दे ऑलवेज वांट टू कंट्रोल द रिवर्स एंड ट्रेड नेटवर्क्स। क्यों ऐसा? कारण सोचो, कारण क्यों ऐसा? कारण क्या होगा इसका कि भाई रिवर्स और ट्रेड नेटवर्क को ही कंट्रोल करना है। क्यों बेटा? क्योंकि उस समय सोचो, जितना ज्यादा तुम्हारा ट्रेड होगा, जितना ज्यादा तुम्हारे यहाँ बिजनेस होगा, उतना ही तो तुम पैसा कमा लोगे। दूसरा, जितनी अच्छी पानी होगा, जितना अच्छा रिवर होगा, वहां उतनी खेती होगी, उतना खाना होगा और तुम्हारी प्रजा हमेशा खुश रहेगी। तो हमेशा एक एम्परर का, एक रूलर का मन होता था क्या कि मैं उस एरिया को कंट्रोल करूंगा जहां बढ़िया नदी मिल जाए, पानी मिल जाए और क्या मिल जाए, ट्रेड बढ़िया करने के लिए ट्रेड नेटवर्क मिल जाए। ठीक है, टू गिव देम कंट्रोल ओवर प्रेशियस रिसोर्सेज। नाउ with many smaller kingdoms vying for the control, the one with the access to stronger military power and surplus resource would eventually become the overlord। है ना, अब यहाँ लड़ाई जो लड़ रहे हैं सब 3-4 किंगडम आपस में जब लड़ रहे हैं, सबसे स्ट्रांग जो होगा, है ना, तुम मान लो तुम सबसे स्ट्रांग हो, तो सबसे स्ट्रांग होगा वो क्या होगा, एंड में जीत जाएगा, शिखर पर बैठ जाएगा और क्या बन जाएगा भाई लोग, एम्परर बन जाएगा। है ना, अब तुम्हारा भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता मैम, है ना। मेरे पास तो पैसा था तो मैंने क्या करा, बढ़िया आर्मी कर ली, बढ़िया आर्मी मेरे अंडर में आ गई, बढ़िया ट्रेड रिसोर्सेज आ गए, है ना, बढ़िया मैंने तो सब चीजें जीत ली, मेरे पास ट्रेड है, पैसा है, सब कुछ है। तो पैसा चाहिए भाई। अब मुझे बताओ भाई पैसा कैसे आता है? एक एम्परर के पास अगर मैं तुमसे पूछूं, एक एम्परर के पास मनी कहां से आता है, तो सीधी बात है बेटा, दो जगह से एम्परर के पास मनी आता है। पहला, जो वो टैक्स लेता है, मतलब एक मेजर सोर्स तो यही है कि टैक्स, है ना, जो भी टैक्स है, ट्रेड करने से टैक्स आ रहा है, खेती करने से टैक्स आ रहा है, जिस भी तरीके से टैक्स आ रहा है वो क्या होता है, उसका खजाना भरता है। दूसरा, गिफ्ट्स, है ना, आसपास के राजा लोग आते हैं गिफ्ट लेके राजा साहब के पास, तो टैक्सेस और गिफ्ट से क्या होता है बेटा, एक एम्परर का राजकोष भरा रहता है, ट्रेजरी भरी रहती है, पैसा वो कमाता रहता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है बेटा, टैक्स अगर कमाना है उसको, है ना, टैक्स अगर कमाना है तो टैक्स कौन देगा? सोचो, टैक्स कौन देगा? लोग देंगे, पीपल देंगे, हम लोग देंगे, है ना, जो भी उस एम्परर के अंडर में लोग हैं, उनकी प्रजा है, वो उन्हें टैक्स देगी। तो अब तुम सोचो, अगर किसी एम्पायर में प्रजा खुश है, सोचना थोड़ा दिमाग से, अगर किसी एम्पायर में कॉमन पीपल खुश है, प्रजा खुश है, लोग खुश है, तो वो एम्पायर चमकेगा कि नहीं भाई? अगर वो एम्पायर अगर वहां पर लोग बढ़िया खुश हैं, ट्रेड बढ़िया चल रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, एम्पायर चमकेगा, डेफिनेटली चमकेगा। तो एक एम्परर का बेटा मेजर गोल होता है कि लोग खुश रहे, लोग बढ़िया पैसा कमाए, लोग पैसा कमाएंगे तो लोग भी खुश, लोग बढ़िया पैसा कमाएंगे तो मुझे भी पैसा मिलेगा तो मैं भी खुश। तो भाई देखना इधर कि एम्पायर में मेजर पैसा आता है प्रोडक्शन से, जो खेती हो रही है ना, प्रोडक्शन से और ट्रेड से, है ना, प्रोडक्शन से और ट्रेड से। भाई जो खेती हो रही है, जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है, वो भी टैक्स इसको देंगे, दादाजी को देंगे। और जो ट्रेड हो रही है, बिजनेस चल रहा है कि तुमने 100 रुपए की चीज अगर खरीदी गई से, तो उसमें से कुछ % टैक्स तो राजा जी का भी बनता है। तो दो तरीके से पैसा आता है। Therefore, establishing and controlling trade routes all over the empire territory and beyond is of great importance। और इसीलिए डेफिनेटली ना ट्रेड रूट कंट्रोल में रहेंगे। अगर ट्रेड रूट और पानी दो चीज कंट्रोल में है, तो प्रोडक्शन और ट्रेड भी कंट्रोल में है। बात समझ में आ रही है? चमक रही है भाई? पूरा चीज कनेक्ट हो रहा है ना? ओके। Now, that way the goods and trade will grow in quantity and variety, and more trade means more income for the producers and increase taxation for the rulers। सिंपल सी बात जो मैंने तुम्हें कही, जितना ज्यादा पैसा लोगों का भरेगा, उतना ज्यादा पैसा रूलर का यानी कि राजा जी का भी
भरेगा। ठीक है, अब मुझे सोच के बताओ क्या, चलो प्रोडक्शन समझ में आ गया कि खेती होती होगी, ट्रेड किस चीज का होता होगा? पिछले समय में, उस समय में एंशिएंट इंडिया में किस चीज का ट्रेड होता होगा? तो भाई टेक्सटाइल, कपड़ों का, स्पाइसेस, जिसे देख देख के, घूर घूर के अंग्रेज भारत में कूद के आए थे, भागते भागते आए थे, उन्हीं चीजों का ट्रेड यानी कि बिजनेस पहले भी बेटा होता था। किन चीजों का? तो टेक्सटाइल, स्पाइसेस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जेम्स, हमारे इंडिया में बहुत प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स है ना, बहुत ज्यादा उस समय भी ट्रेड होते थे। हैंडीक्राफ्ट एंड एनिमल्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती थी बेटा, उस समय से ही हमारे इंडिया में ट्रेडिंग चलती रहती थी। अब क्या था भाई, ट्रेडर जो थे वो इंडिविजुअल नहीं थे, हाँ, ट्रेडर था, ग्रुप होता था। जैसे आज भी अगर कोई चीज हो रही है तो ग्रुप्स में होती है ना, बिजनेस लोग करते हैं ग्रुप्स में। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति कपड़े बेच रहा है, कोई एक ही व्यक्ति सोना चांदी बेच रहा है, नहीं, आज भी एसोसिएशन से ग्रुप और सब एक साथ ग्रो होते हैं। सिमिलरली बेटा उस टाइम पे भी क्या था, ट्रेडर्स आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स, यानी कि अकेले अकेले नहीं थे, ग्रुप में काम करते थे। कैसे? ग्रुप में, उसे कहते थे बेटा गिल्ड बनाना। तुमने फ्री फायर खेला है, गिल्ड्स उसमें बनते हैं, गिल्ड्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप बनाना। तो उस समय भाई ट्रेडर्स जो थे ग्रुप में, यानी कि एक साथ मिलकर काम करते थे, अलग अलग होके काम करते नहीं थे। गिल्ड बहुत पावरफुल एसोसिएशन थी। ये राजा जी की भी कभी कभी सुनते नहीं थे, है ना, एम्परर ने भी इन्हें फ्रीडम दी थी कि कोई बात नहीं, तुम मेरी बात मत सुनो, बस मुझे पैसा दो, है ना। तो गिल्ड जो थे बेटा उस समय पर बहुत ज्यादा पावरफुल एसोसिएशन थे, और इन गिल्ड का एक हेड होता था। जो गिल्ड है, जो ग्रुप है, इसका एक हेड होता था, एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हु वर सपोज्ड टू हैव ऑल काइंड ऑफ एथिकल क्वालिटीज, है ना। तो एक हेड जो इलेक्ट किया था, और कुछ कुछ ऑफिसर्स जो सब मिलकर इस गिल्ड को, इस बिजनेस ग्रुप को चलाते थे। ठीक है, अच्छा, दो रिमार्केबल फीचर क्या थे इस गिल्ड के? कोलैबोरेटेड बाय शेयरिंग रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं होता था कि भाई मुझे पता चल गया कि और स्पाइसेस अगर मैं इंग्लैंड भेजूंगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ये एक को अगर पता चला है तो सबको शेयर करते थे इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो? गिल्ड वर ग्रुप, है ना, इनका संगठन था। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, बस वही कहानी यहाँ पर थी। और ऑटोनॉमी थी, है ना, रूलर्स भी इनको ज्यादा छेड़ते नहीं थे, एम्परर भी इन्हें ज्यादा नहीं बोलते थे कि तुम ऐसा करो वैसा मत करो, नहीं। क्यों? ताकि भाई तुम तुम्हारे हिसाब से करो, बस तुम पैसा कमाओ और हमें भी पैसा दो। ये दो क्वालिटीज या ये दो क्या थे बेटा, फीचर्स थे किसके? ट्रेडर्स गिल्ड के। अब बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट बेटा रूट थे, दो इंपॉर्टेंट रूट्स हुआ करते थे, है ना, दो इंपॉर्टेंट पाथ हुआ करते थे जिससे ट्रेड उस जमाने में होता था। नाम क्या थे भाई? नाम थे उत्तर पथ और दक्षिण पथ। उत्तर पथ और दक्षिण पथ, उत्तर यानी कि नॉर्थ और दक्षिण यानी कि साउथ। तो उत्तर पथ कौन सा है भाई? इधर देखो, ये जो पथ तुम्हें दिख रहा है ब्लूइश कलर का, ये वाला जो पथ है पर्पलिश कलर का, सॉरी, इसे कहते हैं उत्तर पथ। और दक्षिण पथ शायद तुम्हें दिख नहीं रहा है, येलो कलर का है, थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देती हूँ, मैं रेड तो कलर है या पिंक कलर से ड्रॉ करती हूँ। देखो ये जो पथ है, ये वाला जो पथ है, ये जो पथ तुम्हें पिंकिश कलर में दिख रहा है, इसे कहते थे दक्षिण पथ। तो उत्तर पथ और दक्षिण पथ इंपॉर्टेंट थे। बाकी जो रेड कलर में दिख रहे हैं अदर रूट्स भी उस समय पर चल रहे थे, बट इंपॉर्टेंट वर उत्तर एंड दक्षिण पथ। अब हम जो बात करने वाले हैं भाई, है ना, अभी तक तुमने समझा कि एम्पायर क्या होता है, एम्पायर के क्या फीचर्स होते हैं, एक एम्पायर बनता कैसे है, और तुमने कुछ गिल्ड ट्रेड रूट ट्रेड गिल्ड्स का समझा। अब हम जो बात करने वाले हैं, इस वर्ल्ड के दो मेजर एम्पायर्स की बात होने वाली है। एक एम्पायर है भाई अलेक्जेंडर का एम्पायर, एक एम्पायर है भाई अलेक्जेंडर का एम्पायर, एक एम्पायर जिसे कहते थे मगध एम्पायर, है ना। यहाँ पे नंदा लिखा हुआ है, नंदा डायनेस्टी के बारे में बता रहा है, बट इस सीजन में था मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर क्या था, अलेक्जेंडर एम्पायर क्या था, कैसे रिलेटेड थे, क्या क्या इनकी क्वालिटीज थी, आओ अब हम दो इंपॉर्टेंट एम्पायर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला द मगध एम्पायर, जो प्रेजेंट डे हमारी गंगा जी के आसपास का एरिया है ना, गंगा जी के आसपास का एरिया है, बिहार के आसपास का जो एरिया है वो उस समय का क्या था, मगध एम्पायर था। अजात शत्रु, है ना, ये इनके फादर का नाम था बिंबिसार, है ना। बिंबिसार जी ने एक डायनेस्टी, हरिणिका डायनेस्टी, कहां पर, मगध वाले जन्म में फाइंड की थी। उनके बेटे थे अजात शत्रु, जिन्होंने क्या किया है, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एस्टैब्लिशिंग मगध एज अ डोमिनेंट सेंटर ऑफ पावर, है ना। इन्होंने मतलब मगध वाले जन को बहुत पावरफुल बनाया है। मगध वॉज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मोस्टली प्रेजेंट डे जो बिहार वाला पार्ट है वो, एंड वॉज अ की पावर ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल एडवांटेज नियर गंगा एंड द अदर
नेचुरल रिसोर्स है ना, डेफिनेटली यार सोच के देखो, जब पुराने जमाने में भी रिवर्स की ही बात हो रही है ना, रिवर्स ओरिएंटेड ही क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जो मेजर एम्पायर पहली बार ग्रो हुआ वो कहाँ होगा, हमारी गंगा इंडस नदी के आसपास ही होगा, है ना। हमारे सिद्धार्थ गौतम है, वर्धमान महावीर हैं, ये भी अजातशत्रु के समय पर ही आपको देखने को मिलेंगे। मगध जो है वो हमारा कहाँ पर है, गंगा के आसपास है, इसीलिए वहां पर काफी अच्छे फॉरेस्ट है, काफी सारा टिम्बर मिल रहा है, काफी सारे एलिफेंट्स है, यानी कि मतलब सोच के देखो, इट वाज अ भरपूर एम्पायर, सब कुछ है वहां, एनिमल्स हैं, टिम्बर है, रिसोर्सेस हैं। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे बड़े बड़े हमारे क्या है, हमारे एनलाइटेड पर्सन्स हैं, है ना, वो हमें क्या दे रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ नॉलेज दे रहे हैं। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर बढ़िया हो रहा है ना। लाइटर वेपन, शार्पर वेपन्स बनाए जा रहे हैं, लोग बिल्कुल दिमाग वाले हैं, है ना। फूड ग्रेन्स बहुत ज्यादा सरप्लस में, एग्रीकल्चर बढ़िया हो रहा है, फूड ग्रेन सरप्लस में, कोई प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं भाई। यहाँ गंगा सोन के रिवर के गोद में है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन एक समय आया जब यहाँ पर नंदा डायनेस्टी आ गई, है ना। क्या आ गई, नंदा डायनेस्टी। कब आई, 5th सेंचुरी में बेटा। महापद्म नंदा जो है, ये इनका चित्र यहाँ दिख रहा है आपको। ही रोज टू पावर और नंदा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। बहुत सक्सेसफुल रूलर थे ये, आसपास के बहुत सारे एरियाज को उन्होंने यूनाइट करके नंदा डायनेस्टी को बहुत ज्यादा फैलाया था। लेकिन हुआ क्या बेटा, इस नंदा डायनेस्टी के लास्ट एम्परर, है ना, नंदा डायनेस्टी के लास्ट एम्परर नाम था इनका धनानंद भाई साहब। थोड़े से उनका वो कम था, है ना, बहुत ज्यादा क्या थे, बहुत क्रूअल रूलर थे, है ना। अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप को भगवान से ऊपर मानते थे। जो इनकी बात मानता नहीं था उसको मरवाने का काम सीधा ये करते। ही वॉज वेरी रेबेलियस, वेरी क्रूअल एंड वेरी, मतलब जो इतना बड़ा डायनेस्टी सेटअप हुई थी, सबसे बड़ी डायनेस्टी चल रही थी नंदा डायनेस्टी उस समय, उसका मतलब बिल्कुल ये खत्म करने का इन्होंने प्रण ले लिया था, है ना, कि मैं लोगों को इतना परेशान करूंगा, कोई लोग ही मेरी बात सुनेंगे नहीं। तो नंदा एम्पायर जो है हाईली अनपॉपुलर हो गया था बिकॉज ऑफ दिस धनानंद। तो इसके बाद क्या हुआ ना, चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप देखोगे एक नई डायनेस्टी जो बहुत फेमस हुई, मौर्यन डायनेस्टी, उसका जन्म हुआ। तो हुआ क्या था, तो मैं एक थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ कि जब ये हो रहा था, है ना, धनानंद जो है वो राज कर रहे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक बच्चे थे जिनके गुरु थे चाणक्य, है ना। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा ना, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो चाणक्य बहुत ज्यादा क्या है, फिलोसोफर थे, है ना, वो बहुत बढ़िया, उनका इकोनॉमिक्स था, गवर्नेंस बहुत बढ़िया था। तो वो धनानंद के पास गए, धनानंद को बोला कि भाई धनानंद, जो तुम्हारा तरीका है, ये रूल करने का तुम्हारा तरीका है, बहुत गलत है ना, थोड़ा सा सुधारो जरा, ये कैसे चलेगा नंदा एम्पायर। धनानंद तो बहुत खराब था, बहुत क्रूअल था। धनानंद ने बोला, भाई साहब हेलो, क्या नाम है आपका, चाणक्य कौटिल्य, चलो भागो यहाँ से। उनको जलील करके, है ना, बदतमीजी से उन्होंने अपने कोर्ट से बाहर भगा दिया था। और उस कारण से चाणक्य के ईगो पे बात आ गई भाई, है ना, कैसे भगा दिया। चाणक्य ने प्रण ले लिया था, है ना, ही हैड टेकन एन ओथ कि अब तो मैं धनानंद को बताऊंगा, और अब ये जो एविल नंदा एम्पायर खत्म करके मैं अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना के क्या करूंगा, द मौर्यन एम्पायर सेट करूंगा। तो कहानी का एक फेस याद रखना, है ना, अभी इंटरवल तक की कहानी सुनाई है। मौर्यन एम्पायर कहां से कैसे बढ़ा, इसी कहानी में मैं सुनाऊंगी। उसके पहले छोटा सा एक ग्लिम्स उस डायरेक्शन में, किधर, हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। यहां अगर तुम देखोगे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उस समय पोरस नाम का एक राजा हुआ करता था। क्या नाम था, पोरस नाम का बहुत अच्छा राजा, बहुत पावरफुल, बहुत साहसी राजा हुआ करता था। अब अलेक्जेंडर की कहानी समझते हैं। देखो अलेक्जेंडर की कहानी क्या थी, आओ। While events unfolded in Magad, located in the eastern part of the subcontinent, what was happening in the northwestern region? ना ईस्ट में तो हमने देखा मगध चल रहा है, धनानंद वगैरह कहानी चल रही है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जो हमारा पंजाब सिंध वाला पार्ट है, वहां क्या चल रहा था बेटा, दिस एरिया वॉज होम टू स्मॉलर किंगडम, ऑल्सो अलॉन्ग एन एंशिएंट रूट कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन। Among them, according to Greek account, were the Pauravas, led by the king Porus. तो उस समय जो वो रूलर था, है ना, जो उस समय पंजाब सिंध वाले जन में जो रूलर राज कर रहा था, उनका नाम था किंग पोरस, है ना। पौरव डायनेस्टी के किंग थे। और इनकी कहानी क्या थी समझना, ये देखो, यहां से देखो तुम्हें मेडिटेरेनियन सी का रूट दिखा होगा, ये हमारे इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, ये हमारे इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जहां पर किंग पोरस क्या कर रहे थे, उस समय राज कर रहे थे। अलेक्जेंडर भाई साहब ने उस समय प्रण ले लिया था कि आई विल कॉन्कर द
वर्ल्ड ना, पर्शिया को हराते हुए इंडिया की तरफ आ रहे थे, है ना। अलेक्जेंडर भाई साहब क्या कर रहे थे, उनका प्रण था आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड, ये पूरा वर्ल्ड में कॉन्कर करके रहूंगा, मैं पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का मैं क्या बनूंगा, राजा बनूंगा। तो अलेक्जेंडर भाई साहब ने पर्शियन एम्पायर को उस समय हराया था, नया नया हराया था ना, ग्रीक किंग थे ये, ग्रीक किंग फ्रॉम मैसेडोनिया इन्वेड द पर्शियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर को इन्होंने इन्वेड किया। अब आगे बढ़ रहे हैं, है ना, पर्शियन एम्पायर को इन्वेड करते करते आगे बढ़ रहे हैं। क्या दिख रहा है आगे, सुंदर सुंदर हमारा भारत दिख रहा है। भारत में आए अलेक्जेंडर, इन्वेडेड इंडिया, इंडिया आए ये 327 से 325 बीसी के अराउंड। किंग पोरस को उन्होंने हरा दिया, है ना, पहली एक बैटल हुई, है ना, उसमें किंग पोरस मतलब बहुत साहसी थे, है ना, इसमें बैटल ऑफ हाइदर्स पास नाम था इसका, इसमें इन्होंने क्या करा, किंग पोरस को हरा दिया। फेस स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, मैसेकेर्ड सम सिटीज, सीरियसली इंजर्ड सोल्जर्स, रिफ्यूज टू गो फर्दर। समझना यहाँ भारत की कहानी भाइयों कि भाई पहला ही जो राजा था, पहली बार इंडिया आए हैं अलेक्जेंडर भाई साहब, पहली बार इंडिया आए हैं, किंग पोरस को हरा भी दिया है, पर वहीं उनके सोल्जर्स ने क्या कह दिया, भाई साहब हमारा हो गया है, आपको अब आगे बढ़ना है तो आप बढ़ो, है ना, आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ो, हम तो आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। जब पहला ही राजा इतना स्ट्रॉन्ग था, है ना, इतना स्ट्रॉन्ग थे किंग पोरस भी कि काफी सारे अलेक्जेंडर की आर्मी को मार गिराए थे, है ना, तो क्या कहा उन्होंने कि पहला ही राजा इतना स्ट्रॉन्ग था तो आगे तो न जाने क्या हाल होगा, तो हम तो भाग रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, आपको आगे जाना है तो आप बेशक जा सकते हैं। तो बिना आर्मी के अलेक्जेंडर आगे कैसे बढ़ता, तो अलेक्जेंडर ने पहली ही बार इंडिया से जीत के अपना बाय बाय कर लिया, वापस वो निकल गया बेबीलोन नाम की एक जगह है, 32 इयर्स की एज में उनकी वहां पर डेथ हो जाती है। तो इस समय जब ये अलेक्जेंडर यहाँ चले गए हैं, इस समय जो मैं कह रही थी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना, हम वापस चलते हैं। अच्छा एक बात, उसके पहले एक बात और कि पूकी मैडम, ये हमारी बच्ची छोटी सी पूकी सवाल पूछती रहती है बीच में, पूछ रही है कि मैम ये अलेक्जेंडर तो इतने बड़े एम्परर थे, अब ये आगे जब बढ़ते जा रहे थे तो पीछे उन्होंने इतना बड़ा किंगडम बनाया है, उसका राजपाट कौन दिख रहा था। मैम ये जब आगे बढ़ रहे थे, ये बेबीलोन, यहाँ पर्शिया से आगे बढ़ रहे हैं, तो पीछे जो ये एम्पायर छोड़ते जा रहे हैं, इसको उस समय कौन दिख रहा था, अलेक्जेंडर तो आगे बढ़ गए थे, तो कौन दिख रहा था, तो बेटा उस समय कौन दिख रहे थे, उस समय उनके गवर्नर जनरल या सत्रप्स, क्या नाम था उनका, सत्रप्स। उस समय जब अलेक्जेंडर आगे बढ़ रहे थे, दूसरे प्रोविंसेस में अपनी निगरानी रख रहे थे ना, उन्हें जीतने की तैयारी कर रहे थे, उस समय उन्होंने पीछे अपने कुछ गवर्नर्स को, है ना, अपने कुछ मिनिस्टर्स को पीछे छोड़ दिया था, नाम था उनका सत्रप्स। तो हु वर सत्रप्स, सत्रप्स वर द गवर्नर जनरल ऑफ अलेक्जेंडर हु टुक केयर ऑफ हिज एम्पायर व्हेन ही वाज इन्वेडिंग अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बात चमक रही है कि नहीं भाई लोग, अगर बात चमक रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में चमका लिख दो, तो समझ में आ जाएगा कि अभी तक का लेक्चर तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर चमका है। आगे बढ़ेंगे यार कि भाई नॉर्थ वेस्ट में तो हमने देख लिया क्या हो रहा है अलेक्जेंडर का, वापस हम कहाँ आते हैं, मगध की कहानी जो हमने कहाँ छोड़ी थी भाई, चंद्रगुप्त मौर्य पे जो कहानी छोड़ी थी, वापस हम उसको पढ़ेंगे कि जो नंदा एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लगा। क्यों डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि चाणक्य ने ये ओथ ले ली थी कि ये जो धनानंद है इसको मैं हरा के रहूंगा, इसको मैं निकाल कर रहूंगा। नाउ आफ्टर अलेक्जेंडर लेफ्ट इंडिया with its army, a new dynasty emerged, the Mauryan Empire, founded by Chandragupta Maurya. It quickly absorbed the Nanda Empire, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य was a brilliant ruler, है ना, उन्होंने नंदा एम्पायर को तो पूरा अपने कंट्रोल में ले ही लिया था, उसके अलावा भी वो अपनी टेरिटरीज एक्सपांड करते जा रहे थे। ये कहानी जो मैंने तुम्हें सुनाई है ना, चंद्रगुप्त और हमारे धनानंद की, कि धनानंद को जब कह रहे थे वो, कि समझा रहे थे कि चेंज योर वेज, है ना, अच्छे से रूल कर लो, धनानंद ने इन्हें क्या कह दिया कि आप यहाँ से भाग जाओ। फाइनली ही हैज टूक एन ओथ कि आई विल एंड द नंदा डायनेस्टी, है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य को आशीर्वाद दिया कि जाओ और किसको डिफीट करो, नंदा को डिफीट करो। और फाइनली जब नंदा को डिफीट कर लिया तो चंद्रगुप्त मौर्य बन गए द मौर्यन एम्पायर के फाउंडर। अब बात करेंगे कौटिल्य की, है ना। आप पूछोगे मैम इतना इतना क्या था कौटिल्य, मतलब इतना क्यों मान रहे हैं कौटिल्य को सब, आज भी लोग कहते हैं चाणक्य नीति, आज भी कौटिल्य की बात होती है, बिकॉज ही वॉज अ ब्रिलियंट फिलोसफर, ब्रिलियंट गवर्नेंस था उनका, ठीक है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ही वॉज अ टीचर, एक टीचर थे तक्षशिला में, है ना, मॉडर्न डे तक्षशिला बोलते हैं, तक्षशिला, है ना, ही वॉज अ टीचर देयर।
है ना। अच्छा, ऑल्सो एक बार ये देख लो कि नंदा एम्पायर जो है वो इतना है। नंदा एम्पायर जो है, तुम्हें ये ऑरेंजेस जो दिख रहा है ये नंदा एम्पायर है। लेकिन अगर तुम मौर्यन एम्पायर की बात करोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, आगे अशोका, इन्होंने मिलकर करा द होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सेप्ट थोड़ा सा साउथ, द होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट किसके अंडर में था? द मौर्यन एम्पायर के अंडर में था। नाउ बात करते हैं कौटिल्य की। तो कौटिल्य हैड अ क्लियर विजन ऑफ हाउ अ किंगडम शुड बी। उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता था। कौटिल्य, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट टीचर थे। उनको क्रिस्टल क्लियर पता था बेटा कि एक राज्य जो है वो कैसा होना चाहिए, एक राज्य, एक किंगडम कैसा होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग ही न्यू वेरी वेल। उन्होंने एक किताब लिखी है, एक बुक लिखी है, अर्थशास्त्र, जहां पर उन्होंने चीजें बताई हैं कि डिफेंस कैसा होना चाहिए देश का। आज भी हमारी गवर्नमेंट जो आज भी हमारे देश की है, आज भी कितनी चीजें चाणक्य की रेफर की जाती है कि यार वो क्या कहते थे, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोचो, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग, एग्री, उस समय की बात हो रही है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। उस समय इन्हें सब पता था कि अर्बन प्लानिंग कैसे करना है, एग्रीकल्चर कैसे करना है, चीजें कैसे करनी है, उनको उन्होंने लिखा है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दिया, सप्तंगा। 7 चीजें बेटे इन्होंने बताई। क्या बताई? 7 चीजें होनी चाहिए एक एम्पायर में ताकि वो बेहतर से बेहतरीन एम्पायर बन जाए। क्या थे? सप्तंगा। सप्तंगा में होता था सबसे पहले किंग, है ना। सप्तंगा में सबसे पहले किंग होना चाहिए। सीधी बात है यार, बिना राजा के कोई होगा क्या कुछ? तो सबसे फर्स्ट में क्या होना चाहिए? द किंग और द स्वामी। फिर अमात्य। अमात्य कहते हैं सबसे पहले किंग के, फिर होना चाहिए अमात्य। अमात्य मतलब क्या? जो मिनिस्टर्स रहेंगे, है ना, जो मिनिस्टर्स रहेंगे, अलग अलग डिफेंस मिनिस्टर, है ना, अलग अलग मिनिस्टर जो सलाह दे रहे हैं राजा को, उनके ग्रुप में, है ना, वो। फिर होना चाहिए जनपद। जनपद मतलब वो लैंड जहां पर लोग रहेंगे। भाई राजा है, उनके मिनिस्टर है, वो किस पे राज करेंगे? लोगों पे राज करेंगे। तो लोगों को रहने के लिए एक लैंड होनी चाहिए, जनपद होना चाहिए। दुर्ग होना चाहिए, राजा जी के खुद के रहने के लिए एक दुर्ग होना चाहिए, है ना, एक किला होना चाहिए। कोष होना चाहिए। कोष मतलब पैसा, पैसा के बिना कुछ होगा क्या? तो कोष होना चाहिए, मनी होना चाहिए। दंड होना चाहिए। दंड क्या होता है? द फोर्स ऑफ डिफेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसे क्या देना पड़ेगा? दंड देना पड़ेगा, उसे कुछ पनिशमेंट देनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स होने चाहिए, बिना फ्रेंड्स के तो कुछ नहीं होता। तो मित्र होने चाहिए, अलाइज होने चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा हम देख ले। KAJD KDM, है ना, KAJDKDM, द किंग, द अमात्य, द जनपद, फिर दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। दिस इज द कौटिल्यास सप्तंगा, यानी कि 7 फीचर, 7 थिंग जो एक एम्पायर में होनी चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, अनदर किंग जो मॉडर्न एम्पायर में जिनकी कहानी आपने सुनी होगी, अशोका द ग्रेट। तो बस अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़कर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। तो अनदर किंग जो थे मॉडर्न एम्पायर के, वो थे अशोका द ग्रेट। 268 BC से 232 BC तक इन्होंने राज किया है। चंद्रगुप्त ग्रैंडसन, चंद्रगुप्त के क्या थे? पोते थे, ना। चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार के बेटे थे अशोका द ग्रेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है बेटा? ग्रैंडसन है, बेटे नहीं है, ग्रैंडसन है। ही इज वेरी क्रेडिटेड विद मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इनके समय भी बहुत बड़ा एम्पायर हो गया था, बहुत अशोका द ग्रेट इन्हें नाम दिया जाता है। शुरुआत में बहुत एम्बिशियस थे, है ना, अलेक्जेंडर टाइप का एम्बिशन था इनका कि मैं भी पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूंगा, मैं भी बढ़िया राज करूंगा, बहुत एम्बिशियस थे। He had inherited a vast empire, but further expanded it to cover almost the entirety of Indian subcontinent, है ना। जो हमने वो फोटो देखी थी मॉडर्न एम्पायर की, पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैल गया है मॉडर्न एम्पायर। तो किसके समय हुआ था? अशोका के समय हुआ था। थोड़ा सा सदर्न इंडिया छोड़ दो तो पूरा सबकॉन्टिनेंट किसके अंडर में था? अशोका के अंडर में था। लेकिन एक दिन एक किस्सा ऐसा हुआ कि जिंदगी बदल गई, है ना। हो जाता है हमारे साथ भी, किसी दिन किसी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि बस उस मोमेंट के बाद लाइफ चेंज हो जाती है। सबकी लाइफ में पता है ऐसे मोमेंट्स आते हैं
यार उस दिन ऐसा हो गया था तो पूरी लाइफ बस चेंज हो गई। सिमिलरली बेटा कलिंग का युद्ध हुआ, क्या हुआ, कलिंगा की वॉर हुई, अशोका जो है कलिंग लड़ने गए, कलिंग का युद्ध जब वो जीत गए, है ना, वो पूरा जो फाइट थी वो जीत गए, बट जब उन्होंने देखा खड़े यहाँ बीच में खड़े हैं जीते हुए हैं, है ना, देखा आइट साइड लाखों की लोग संख्या में लोग मरे हुए हैं, है ना, सिर्फ लोगों की लाश पड़ी हुई है, तो उन्होंने सोचा यार क्या मैं जीता हूँ, सही जीता हूँ, मतलब इसमें कितने निर्दोष होंगे, कितने कितने मतलब कितनी वाइफ लोग होंगी जो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होंगी, कितनी बच्चियां अपने पापा का वेट कर रही होंगी, और यहाँ मैंने सबको मार दिया। तो बस वो देख के उनको मन में बहुत बुरा लगा, एनलाइटमेंट आया और उन्होंने कहा कि बस ये हो गया, मैं बुद्धिज्म अपनाऊंगा, है ना, बुद्धा को अपना लॉर्ड माना उन्होंने, बुद्धिज्म को अपना मतलब सब कुछ मानते हुए आगे बढ़े वो। और कलिंग के युद्ध के बाद बेटा उनकी हालत कुछ इस तरह थी, और उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, है ना, बुद्धिज्म को उन्होंने श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया अलग अलग जगह पर बेटा उन्होंने फैलाया, और इवन उनके बच्चों को उन्होंने बुद्धिज्म फैलाने के लिए यहाँ वहां भेजा, तो बुद्धिज्म का इन्होंने पैट्रोनाइजेशन कर लिया। He was a great communicator because he issued edicts on rocks and pillars guided to follow people धर्मा, है ना, और हमें सब बातें कैसे मालूम है, because he was a great communicator, जहां जहां अशोक के पैर पड़े, जहां जहां अशोक गए, उन्होंने वहां पिलर्स पे, है ना, लिख दिया, है ना, कि बुद्धिज्म क्या है, क्यों फॉलो करना है, धर्म क्यों फॉलो करना चाहिए। तो इतने सारे, आप कभी सांची स्तूप जाना तो स्तूपा पे पिलर्स पे लिखा हुआ है, अशोका के हाथ, अशोका ने खुद लिखवाया है कि एडिक्ट्स मतलब वहां गुदवाया है कि हाँ बुद्धिज्म ऐसा होता है, बुद्धिज्म ये चीज होती है, धर्म क्या होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस क्या होता है। तो हमने जब ये चीजें पढ़ी, सांची स्तूपा आप गए हो, कभी आप सारनाथ गए हो, है ना, वाराणसी में पूरा एक पिलर है, उस पिलर के ऊपर उन्होंने लिखवाया है कि क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। उससे पता चला बेटा कि अशोक क्या थे, बुद्धिज्म के बहुत बड़े क्या थे, फॉलोवर थे। दिस एडिक्ट्स जो लिखे हुए, जो चीजें लिखी हुई हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं, विच इज द रूट ऑफ मेनी इंडियन स्क्रिप्ट, है ना, प्राकृत लैंग्वेज है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, मेरा नाम सृष्टि है, ये हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन ये लिखा किसमें है, देवनागरी स्क्रिप्ट में, है ना। अगर मैं कहूं मेरा, तो ये कह क्या रही हूं मैं, मेरा, दैट इज द लैंग्वेज हिंदी, लेकिन जो लिखा है ये म में एक ही मात्रा, दिस इज देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली जो है लिखा है, जो ये चीजें लिखी हुई है, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ पर आपको मेजर, कभी आप घूमने जाओगे पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ कभी घूमने जाओ, तो कहाँ कहाँ पर आपको मेजर एडिक्ट्स, मेजर चीजें दिख जाएगी जो अशोका ने लिखी हुई है, मेजर दिखेगी आपको सांची में दिखेगी, है ना, यहाँ आपको दिख रहा है मेजर रॉक एडिक्ट्स, धौली में दिखेगा, कलसी में दिखेगा, मानसेहरा में दिखेगा, कांधार जो अब तो हमारा पार्ट नहीं है वहां दिखेगा, इवन गिरनार में दिखेगा, है ना। इसके अलावा और भी अगर आप देखोगे, मस्की, ब्रह्मगिरी, अमरावती, बर्बर हिल्स, सांची, बैराट, मीरठ, लुम्बिनी, हर जगह आपको ऐसे मेजर एडिक्ट्स दिख जाएंगे जहां पर अशोका ने क्या करा है, बुद्धिज्म के बारे में, धर्म के बारे में चीजें लिखवाई है। ठीक है। अच्छा, अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ लव भी था, है ना, अपने आप को कहते थे ये देवम पिया पियादसी, है ना, देवम पिया, खुद ही कहते थे, है ना, अपने आप को क्या कहते थे, ये देवम पिया पियादसी, मतलब बिलव्ड ऑफ द गॉड, द सेकेंड वन हु रिगार्ड्स अदर्स विद काइंडनेस, है ना, मतलब मैं क्या हूं, देवों का लाडला हूं, है ना, आई एम देवम पिया, देव मुझे प्यार करते हैं, एंड पियादसी, और मैं क्या हूं, मैं भी सबको प्यार करता, सबके साथ काइंड रहता हूं, सबके साथ क्या करता हूं, एक अच्छी सी काइंडनेस वाली फीलिंग में रखता हूं, तो अपने आप को देवम पिया पियादसी भी अशोक बुलाते थे। Now, let us see a few examples, है ना। अच्छा, also he was very kind, जैसा मैंने कहा कि बहुत काइंड थे, तो काइंड थे तो इसी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके बुक में, जैसे कि साउथ इंडिया में इन्होंने अभी तक कंट्रोल नहीं किया था, हमने देखा कि साउथ इंडिया में अशोका कंट्रोल नहीं था, स्टिल वहां पर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो वहां पर भी हेल्प करने अशोक पहुंच जाते थे, है ना। सम सदर्न किंगडम्स वर नॉट पार्ट ऑफ द किंगडम बट अशोका सपोर्टेड देम, उनको भी सपोर्ट किया है ना, उन्होंने मेडिकल केयर दिए लोगों को, एनिमल्स, एंड इवन बियॉन्ड हिज एम्पायर प्रोहिबिटेड हंटिंग एंड क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड ऑर्डर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर देम व्हेन नेसेसरी। और इतने काइंड थे, इतने दयालु राजा बन गए थे कलिंग के युद्ध के बाद से कि सबको मेडिकल ट्रीटमेंट देना, जानवरों को प्यार करना, जानवरों का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, और जो उनके राज में है वो तो ठीक है, जो उनके राज में नहीं है उनका भी करवाना, सब कुछ कौन करवाता था, अशोका उस समय से करवाते थे। मेगास्थनीज कौन थे बेटा,
मेगास्थनीज ही वॉज अ जो ग्रीक एम्बेसडर थे, है ना, ग्रीक जो अलेक्जेंडर जहाँ ग्रीक से आए थे, तो मेगास्थनीज नाम के व्यक्ति थे जो ग्रीक क्या थे, एम्बेसडर थे। उन्होंने मौर्यन सोसाइटी को बोला है कि ये बहुत बढ़िया सोसाइटी है, यहाँ एग्रीकल्चर ऐसा होता है कि 2 क्रॉप उगती हैं एक साल में, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आती है। फार्मर जो है वॉर के टाइम अगर कोई लड़ाई हो रही है तब भी फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ब्लैकस्मिथ, पॉटर, ज्वेलर, आर्टिसंस लिव्ड हियर, है ना। तो ऐसी धरती है भाई मॉडर्न एम्पायर, तो जहाँ फार्मर्स तो है ही हैं, ब्लैकस्मिथ है ना, लोहार है, कुम्हार, पॉटर है, ज्वेलरी वाले लोग हैं, आर्टिसन, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिटीज वर वेल प्लान्ड, साइनेज ऑन द स्ट्रीट्स, सिटीज इतनी प्लान्ड और साइन बने हुए हैं ना कि दुर्ग के लिए सीधा जाए, यहाँ के लिए राइट जाए, यहाँ के लिए लेफ्ट जाए, तो साइंस है स्ट्रीट्स में जो कि एक अर्बन प्लानिंग को बेटा वहां पर शो कर रहा है। कुरियर यूज हो रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, है ना, कुरियर भेजे जा रहे हैं यहाँ से वहां, तो कहा जा रहा है कि बढ़िया सोसाइटी चल रही है कहाँ पर, मौर्यन एम्पायर में। वुडन हाउस हैं, 2-2 मंजिल के हाउस हैं, फायर सेफ्टी मेजर्स लगे हुए हैं भाई साहब, लोग जो है कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, लेदर के शूज पहन रहे हैं, बढ़िया बड़े बड़े सोल के हाथ ताकि थोड़े लंबे दिखे, है ना। नाउ लेट अस लुक एट द अमेजिंग आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन पीरियड। अच्छा, इन्होंने किताब भी लिखी है मेगास्थनीज से, यहाँ शायद मेंशन नहीं है, इंडिका नाम की, इंडिका नाम की किताब में बेटा ये सब चीजें मेंशन्ड है। इंडिका नाम की किताब लिखी है मेगास्थनीज ने, इसमें सारी चीजें मेंशन है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अमेजिंग आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन पीरियड, जो अशोका के टाइम पर मेजरली देखने को मिली। सबसे पहले द सारनाथ एम्बलम, है ना, जो वाराणसी का वो पिलर है उसके ऊपर ये एम्बलम बना है, जो आज हमारे देश का भी नेशनल एम्बलम है। दिस इज टेकन फ्रॉम अशोका's टाइम, अशोक के समय का ये है। इसमें 4 लायंस है, 1, 2, 3 और एक पीछे, है, देयर आर 4 लायंस, और यहाँ नीचे भी आपको कुछ एनिमल्स, बुल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज द कैपिटल, टॉप ऑफ द पिलर, है ना, टॉप सारनाथ पिलर के टॉप पर आपको ये एम्बलम देखने को मिलेगा। यहाँ 4 लायन है, 4 बढ़िया बढ़िया शेर है जो पावर दिखा रहे हैं ना, पावर दिखा रहे हैं किसकी, अशोका की। और इसके अलावा 4 और एलिफेंट्स है, सॉरी 4 और एनिमल्स है, एलिफेंट, बुल, हॉर्स एंड 1 मोर लायन, ठीक है। नीचे भी आपको एक एलिफेंट, एक बुल, एक हॉर्स और एक और लायन देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विद धर्म चक्र। दिस इज द धर्म चक्र, है ना, जो हमें धर्म को और बुद्ध की टीचिंग्स को बता रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि तो आपको टेराकोटा के फिगर्स दिखेंगे, फीमेल डीटीज दिखेगी, सब अशोका के समय पर एक्सकावेट की है किसने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। ये आपको दिखेंगे एक फीमेल डीटी, यक्षी, है ना, ये डीटी मतलब उस समय की एक डीटी या भगवान मानते थे ने, है ना, इनके हाथ में एक ऐसा फ्लाई विस्क है, तो उस समय मान्यता होंगी कि शायद उड़ सकती थी, है। ये भी मॉडर्न पीरियड की हमें देखने को मिली है। टेराकोटा ऑफ अ मत्रिकास और 7 मदर गॉडेस, है ना, एक टेराकोटा फिगर मिला है जहां पर 7 ऐसे फेसेस दिख रहे हैं, तो 7 मदर गॉडेस उसको नाम दिया है कि ये 7 मदर गॉडेसेस हैं जिनकी पूजा शायद उस समय हुआ करती थी। हेड ऑफ अ टेराकोटा हॉर्स, है ना, तो आपको दिखेगा कि आर्ट बहुत बढ़िया था, है ना, हेड ऑफ अ टेराकोटा हॉर्स, तो आपको दिख रहा है इतना सुंदर आर्ट और आर्किटेक्चर था किस समय पर बेटा, मौर्यन पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। इवन द सांची स्तूपा, वेरी ब्यूटीफुल, हमारे एमपी के भोपाल में आपको देखने को मिलेगा, भोपाल के पास में है थोड़ा सा सांची स्तूपा, जहां आप जाएंगे तो आपको काफी कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड, काफी कुछ अशोका से रिलेटेड देखने को डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। अशोका ने ऐसे बहुत सारे स्तूपास, चैत्यास, विहारास बनाए हैं, बहुत सारे। सांची स्तूपा तो वन ऑफ द एग्जांपल है, काफी बनाए हैं जहां पर लोग आ सकते थे, मेडिटेट कर सकते थे, बुद्धिज्म को प्रमोट कर सकते थे। तो दिस इज हाउ अशोका प्रमोटेड बुद्धिज्म इन इंडिया, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और हमारी रॉक स्कल्पचर ऑफ अ लाइफ साइज एलिफेंट एट धौली, प्रेजेंट डे ओडिशा नियर भुवनेश्वर, which symbolizes the Buddha intelligent, powerful, patient and calm, and it of Ashoka was engraved on the rock nearby, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सा ऐसा एलिफेंट आपको दिख रहा है ना, तो धौली इन ओडिशा भुवनेश्वर में आपको ये भी देखने को मिलेगा लाइफ साइज एलिफेंट, तो बुद्धिज्म को क्या कर रहा है यहाँ पर अशोका के थ्रू पैट्रोनाइज कर रहा है ना। अच्छा, दिस द एम्बलम जो अशोका ने दिया है, आज हमने उसको हमारे देश का नेशनल एम्बलम बना लिया है, जिसका मतलब क्या है, जिसपे मोटो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यानी कि ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, है ना, हमेशा सिर्फ और सिर्फ सच की जीत होगी, हार की जीत कभी नहीं होगी, तो ट्रुथ विल अलोन ट्रायम्फ्स। Beside the धर्म चक्र is depicted as the center of our national flag, है ना। ऑल्सो जो धर्म चक्र है, जो धर्म चक्र था, इसको हमने हमारे जो झंडा है ना, उसके बीच में भी अशोक चक्र बोलते हैं,
ना। अशोक चक्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि अशोका के समय ये नेशनल एम्बलम हमें मिला है। अच्छा, जो मोटो आया है बेटा, ये एग्जाम में आ सकता है, इवन यूपीएससी हैव आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट दिस। द नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते पे जो सत्यमेव जयते लिखा है, जो मोटो है, ये कहां से आया है? ये आया है मुंडाका उपनिषद, है ना। पुराने जो उपनिषद जो हमारे उसमें नाम है मुंडाका उपनिषद से सत्यमेव जयते ननृतम दैट ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ नॉट फॉल्सहुड, है ना। मतलब क्या कि सत्य हमेशा, ट्रुथ हमेशा, सत्य की हमेशा जीत होगी, कभी भी झूठ की, गलत की जीत नहीं होगी। इवन अगर आप नॉर्मल हमारी लाइफ में भी देखोगे तो हम दिन में कितने बार झूठ बोल देते हैं, है ना। एक झूठ को छुपाने को 100 झूठ बोलते रहते हैं, बट एट दैट हमें समझ में आता है कि यार उस समय अगर वो सच बोल दिया होता तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर, है ना। तो ये सब चीजें हमें हमारी मतलब क्यों सिग्निफिकेंट है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे, मैम हिस्ट्री पढ़ना क्यों सिग्निफिकेंट है? इसीलिए सिग्निफिकेंट है बेटा, बिकॉज दिस थिंग विल एक्सप्लेन यू कि हाउ टुडेज लाइफ विल गो, है ना। आज की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इन चीजों का। ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, ये बात अगर हम हमारी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो सोचो, देखो बहुत सी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी लाइफ की कि एक बार सच बोलना है, एक बार बस वो फेस करना है, एक बार में खत्म करना है, उसके बाद तुम्हें 1000 झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्राई कि ये चीज मुझे, मतलब आई एम नॉट सेइंग मुझे बिल्कुल 100% मैं इसको मानती हूँ, बट आई विल ऑल्सो ट्राई कि ट्रुथ ऑलवेज स्टैंड्स, और मैं इस ट्रुथ को, इस सच्चाई को अपने जीवन में भी लागू कर सकूं। ऑल ऑफ यू ऑल्सो ट्राई कि आप इस चीज को अपने जीवन में लागू कर सके। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप लेक्चर इज क्रिस्टल क्लियर, इजी पीजी था। हमने पढ़ा राइज ऑफ एम्पायर्स, जहां 2 मेजर एम्पायर पढ़े गए, अलेक्जेंडर और नंदा एम्पायर। शुरुआत की थी। एम्पायर का मतलब क्या होता है बेटा? एम्पायर का मतलब होता है, लैटिन में से एम्पेरियम कहते हैं, सुप्रीम पावर मतलब होता है एक राजा होता है, उनके नीचे कुछ ट्रिब्यूटरीज होते हैं। फीचर्स देखे थे, है ना, एक फोर्ट होना चाहिए, है ना, हमने कुछ और फीचर देखे थे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छी मिलिट्री स्ट्रेंथ होनी चाहिए, है ना, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, लॉ अच्छे होने चाहिए, है ना। उसके अलावा फिर हमने देखा था अलेक्जेंडर का एम्पायर और हमने देखा था नंदा एम्पायर। अलेक्जेंडर आए थे कहां से? पर्शियन एम्पायर को हराते हुए पोरस के पास आए, पोरस से हार के वापस आर्मी पूरी चली गई, रिफ्यूज टू गो विथ हिम, और वहां से बाय बाय हो गए थे, बेबीलोन में उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ हमने देखा था अजात शत्रु से शुरुआत हुई थी। अजात शत्रु वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका नंदा डायनेस्टी है। नंदा के आखिरी रूलर थे धनानंद। धनानंद ने क्या किया था बेटा? सारी चीजों को अपने सिर पे ले लिया था। बहुत ऑपरेसिव रूलर थे, जो चाणक्य की बेइज्जती करके चाणक्य को उन्होंने अपने दरबार से बाहर भगा दिया था। चाणक्य ने तब प्रण ले लिया था बेटा कि वो क्या करेंगे, इस नंदा को हटाएंगे और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाएंगे। वहां से बेटा मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका 2 मेजर रूलर रहे जिन्होंने अपने अपने टाइम पर बहुत ज्यादा तरक्की की। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर राइज ऑफ एम्पायर। खत्म होता है। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे कुछ क्विजेस के, कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करने हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स, है ना, 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई होप लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर चमक गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा चमकर मैम। मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय, थैंक यू।